प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है मोहम्मद तुगलक का मूल्यांकन, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व किस तरह का था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ बात की कि मोहम्मद तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, उसने 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया। सल्तनत कालीन सभी शासकों और सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक पढ़ा लिखा और विद्वान था। उसने फारसी, अरबी का वो महान ज्ञाता था, विद्वान था। इसके अलावा मोहम्मद तुगलक गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन आदि महत्वपूर्ण विषयों में अपना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और ज्ञान रखता था। इनमें उसकी गहरी रुचि थी। इसके अलावा मोहम्मद तुगलक विद्वानों का संरक्षक था, विद्वानों का आश्रयदाता था और स्वयं विद्वान था। सल्तनत कालीन सभी शासकों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान शासक मोहम्मद तुगलक था। इसके अलावा मोहम्मद तुगलक ने धार्मिक क्षेत्र में उदारता का परिचय दिया, धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया और उसने न केवल मुस्लिम धर्म बल्कि हिंदू धर्म, जैन धर्म और अन्य सभी धर्मों के प्रति वो उदार और सहिष्णु बना रहा। जैन धर्म के जो आचार्य थे, जिन प्रभसुरी, उनको संरक्षण दिया, उनको भूमि अनुदान दिया, प्रभसुरी को उन्होंने संरक्षण दिया, उनकी संगत रखता था। जो दरबार था सल्तनत कालीन, उसमें मोहम्मद तुगलक ने न केवल भारतीय मुसलमानों को बल्कि हिंदुओं को और विदेशियों के साथ साथ सभी को दरबार में, प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसने उलेमाओं को, जो मुस्लिम धर्म के व्याख्याकार थे, उन उलेमाओं को नियंत्रित किया और उनको अनावश्यक हस्तक्षेप करने से रोका, उनको अपने नियंत्रण में लिया। इसके अलावा आप देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक महान विद्वान था, दूरदर्शी था, दूर की सोच रखने वाला था, नए नए प्रयोग करने से पीछे हटने वाला नहीं था और एक बड़ी बात कि वो अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाला शासक था, जिसने अपने शासनकाल में विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं को लागू किया। ये अलग बात है कि वो योजनाएं अधिकांशतः असफल सिद्ध हुई, लेकिन अगर हम निष्पक्षता से बात करें, तटस्थता से बात करें, आधुनिक खोजों के आधार पर हम बात करें, जो इतिहास की महत्वपूर्ण विशेषता है तटस्थता और निष्पक्षता, तो उसके आधार पर हमें मोहम्मद तुगलक की जो योजनाएं हैं वो कहीं भी उन योजनाओं में बिल्कुल अव्यावहारिकता हमें कहीं नज़र नहीं आती है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आज फार्मिंग कृषि की बात करते हैं, एक क्षेत्र को विशेषकर उपजाऊ बना के एक क्षेत्र में एक
नए नए बीजों का प्रयोग करके बदल बदल कर कृषि करना और उस पर फसल उत्पादन करना, तो क्या ये आधुनिक युग की देन नहीं है? यही चीज़ मोहम्मद तुगलक ने की। क्या सांकेतिक मुद्रा, जो प्रतीक मुद्रा उसने चलाई, तांबे की मुद्रा, चांदी की मुद्रा के स्थान पर, क्या वो अव्यावहारिक थी? नहीं, बल्कि ऐसा प्रयोग चीन में कुबलाई खाने और ईरान में गैताकू खाने कर चुके थे इसका प्रयोग। तो वो योजना भी बिल्कुल अव्यावहारिक नहीं थी। जैसे हम राजधानी परिवर्तन की बात देखते हैं, तो राजधानी परिवर्तन दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को राजधानी बनाया जाना भी अव्यावहारिक नहीं था, बल्कि वो एक सटीक और अच्छा निर्णय था। साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण, मंगोल आक्रमणों से दूर रहने के कारण, उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में सही तरीके से राजनीतिक एकता और प्रशासन स्थापित करने के नज़रिए से वो अव्यावहारिक नहीं थी। अब ये उनको क्रियान्वित किस तरह की गई, वो थोड़ा सा देखने की बात है, सोचने की बात है। इसके अलावा दुआ में प्रवृद्धि करना, राजस्व में वृद्धि करना, ये भी अव्यावहारिक नहीं है, क्योंकि वहाँ के समृद्ध किसान बढ़ी हुई राजस्व और भूमि कर की दरों को देने में सक्षम थे। फिर सुल्तान की असफलता का कारण क्या है? उसकी योजनाएं, जो जो योजनाएं लागू करता गया, योजनाएं असफल होती गई। असफलता के परिणाम स्वरूप सुल्तान की बदनामी होती गई, जनता में आक्रोश पनपता गया, जनता विद्रोही होती गई, असंतुष्ट होती गई। तो उसके पीछे कारण क्या था? इसका कारण हम देखते हैं, तो जो कारण हमें उसकी योजनाओं की असफलता का नज़र आता है वो ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रिय विद्यार्थियों, कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का या किसी भी घटना का या किसी कार्य का हम जब तक महत्व को नहीं समझ पाएंगे, उसके दूरगामी परिणामों और दूरगामी महत्व को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, तब हम या कोई भी उस योजना, उस कार्य की क्रियान्विति में, उसके व्यावहारिक रूप देने में हम उसमें पूरी तरह से समर्पित होकर लगन के साथ कार्य नहीं कर पाएंगे। और जब ऐसा नहीं होगा तो उसकी असफलता की संभावना ज़्यादा बन जाती है। यही चीज़ बात लागू होती है मोहम्मद तुगलक की योजनाओं के साथ। जब उसने योजनाएं लागू की तो उस योजनाओं के उद्देश्य के बारे में, उस योजनाओं के महत्व के बारे में मोहम्मद तुगलक ना तो अपने कर्मचारी, ना अधिकारी, ना जनता, ना तो उनको विश्वास में ले पाया, ना भरोसे में ले पाया, और वो उनको उसके लिए 100% अपना योगदान देने के लिए उनको तैयार नहीं कर पाया। और जनता, अधिकारी, कर्मचारी उसकी योजनाओं के महत्व को समझ नहीं पाए। दूसरा, प्रजा की अशिक्षा, यानी अधिकांश प्रजा अशिक्षित थी, अयोग्य थी, निरक्षर थी, तो वो योजनाओं के महत्व को, दूरगामी परिणामों को समझने में सफल नहीं हो पाई। तीसरा, कर्मचारी अधिकारियों का असहयोग, कर्मचारी अधिकारी अमीरों का भ्रष्टाचार, जिसमें वो योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर पाए और धन को भ्रष्टाचार में, भ्रष्ट घूसखोरी में हड़प लिया। जो जो सुल्तान की योजनाएं असफल होती गई, जनता में आक्रोश, असंतोष बढ़ा, सुल्तान की बदनामी होती गई, जो जो सुल्तान धैर्य खोता गया, चिड़चिड़ा हो गया, स्वभाव गुस्सैल हो गया। दूसरा कारण कि जब मोहम्मद तुगलक कि स्वयं की भी इसमें कमियां थी योजनाओं की असफलता में। एक तो धैर्य की कमी, दूसरा सुल्तान का अपनी योजनाओं पर पर्याप्त
ध्यान नहीं देना, नियंत्रण नहीं रखना, ये भी उसकी योजनाओं की असफलता का कारण था। फिर इतिहास में मोहम्मद तुगलक को एक पागल बादशाह, सन की बादशाह क्यों कहा जाता है? क्या ये उसके साथ न्यायोचित उसका मूल्यांकन है, निष्पक्ष उसका मूल्यांकन है? क्या उसके कार्यों का ये निष्पक्ष, तटस्थ, यथार्थ योगदान है कि उसको, जिसने हिंदुओं को धार्मिक दृष्टि से प्रताड़ित नहीं किया, प्रशासन में गैर मुस्लिमों को भी स्थान दिया, न्यायपूर्वक शासन किया, महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया, जिसका साम्राज्य सल्तनत कालीन सभी शासकों में सबसे ज़्यादा विस्तृत था, जिसने एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, उसको चाइना में अपना राजदूत बना के भेजा। वो कहता है कि उसका राज्य 23 प्रांतों में विभाजित था और आधुनिक कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत उसके अधीन था, और उसके शासनकाल में सही मायनों में उत्तर और दक्षिण भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित हो सकी, नई नई योजनाएं लागू की जा सकी, अमीरों को नियंत्रण में किया, सभी को योग्यता के आधार पर दरबार में स्थान दिया, प्रशासन में स्थान दिया, हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था, विद्वानों का संरक्षक था, विद्वान था, पढ़ा लिखा था, जन भावनाओं के आधार पर शासन चलाना चाहता था। क्या वो पागल और सनकी था? कुछ विद्वान कहते हैं कि उसमें अंतर विरोधों का मिश्रण था। जैसे अंतर विरोधी गुणों के से संबंध जो है अपन मानते सामान्य तौर से, जो एक दूसरे से विपरीत गुण हों, जैसे निर्दयता और उदारता। निर्दयी होना, दयालु और उदार होना, ये अंतर विरोधी गुण है। तो कुछ इतिहासकार उसमें अंतर विरोधी गुणों का मिश्रण भी मानते हैं, लेकिन ये 100% निष्पक्ष व्याख्या या उसका मूल्यांकन नहीं है। हाँ, कुछ गुणों में विरोधाभास हर मनुष्य में दिखाई दे सकता है, यहाँ भी ऐसा दिखाई देता है, लेकिन इस आधार पे हम मोहम्मद तुगलक का जो वास्तविक, जो उसका महत्व है, योगदान है, जिसका वो हकदार है, उसके साथ पूरी तरह से न्याय नहीं है। जैसा कि बर्नी स्वयं लिखता है कि जब 20 मार्च 1351 को जब सिंध के थट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हुई, तो बर्नी लिखता है कि प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। लेकिन ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि सल्तनत कालीन समय में राजमुकुट धारण करने वाले सुल्तानों में निसंदेह वो एक योग्य शासक था। तो मोहम्मद तुगलक, जिसने राजस्व व्यवस्था में सुधार किया, प्रशासन में सुधार किया, उसका राज्य सबसे विस्तृत था, उदार था, दयालु था, विद्वानों का संरक्षक था, लेकिन वही शासक कर्मचारी, अधिकारी, अमीर, प्रजा, जनता के असहयोग, योजनाओं के महत्व को ना समझने के कारण, इन सभी के परिणाम स्वरूप मोहम्मद तुगलक न केवल अलोकप्रिय हुआ, बल्कि वो इतिहास में क्रूर, रक्त पिपासु, निर्दयी
पागल बादशाह या शासक के रूप में जो स्थापित करने का प्रयास किया गया, वो कहीं न कहीं सुल्तान मोहम्मद तुगलक के व्यक्तिगत गुणों, उपलब्धियों और उसके महत्व को कम नहीं कर पाता है। अन्यथा उसकी योजनाएं व्यावहारिक थी, सही थी, लेकिन उनकी असफलता सुल्तान में धैर्य का अभाव, परिस्थितियोंवश, संयोगवश, दुर्भाग्यवश वो एक पागल बादशाह, सनकी शासक, अंतर विरोधी गुणों का मिश्रण वाले शासक के रूप में इतिहास में उसको जो स्थान दिया गया है, वो अगर हम आज आधुनिक खोजों में तटस्थता, निष्पक्षता के साथ उनका मूल्यांकन करते हैं तो मोहम्मद तुगलक एक अच्छा, योग्य, कुशल और सफल शासक के रूप में हमें नज़र आता है। धन्यवाद।